नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में तेजी जोरदार देखने को मिल रही है। एक बढ़िया उछाल के साथ इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स निफ्टी मिड और सेंसेक्स में तेजी है, बल्कि निफ्टी बैंक एक शानदार तेजी के साथ अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स डे हाई पर, निफ्टी बैंक डे हाई के करीब और साथ साथ IT जो कि 3.5-4% की तेजी दिखा रहा है। क्लियर कट आज के जो 2-3 आउट परफॉर्मर है उसमें एक IT से TCS इन्फोसिस और साथ ही साथ बैंक से HDFC बैंक, इन दोनों में, इन चारों में इनफैक्ट एक अच्छा उछाल है जिसके दम पर आज बाजार में इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर आया क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी बढ़ी है और मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी की वजह से एडवांस डिक्लाइन वैसे भी तेज था सुबह से, लेकिन अभी और जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1666 शेयर तेजी में और 1123 शेयर गिरने वाले हो गए। हालांकि थोड़ी पहले 700 थे, अब बढ़कर 1100 की रेंज में पहुंच गए। तो एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस अभी भी तेजी के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज नो योर कंपनी में हम बातचीट करेंगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के ED एंड COO के नटराजन साहब से। हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ देर में उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अमेरिका में महंगाई घटने से बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। निफ्टी 1.5% चढ़कर करीब 18,300 के पार। सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ चला। निफ्टी बैंक ने बनाया फिर नया शिखर। HDFC और HDFC बैंक के लिए बड़ी खबर। मर्जर के बाद दोनों कंपनियों का मिलकर MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़कर होगा दोगुना से भी ज्यादा। MSCI के नए नियमों का ऐलान, दोनों शेयरों में 7% से ज्यादा की तेजी। नैस्डैक में उछाल से IT शेयरों में तूफानी तेजी। 4% से ज्यादा उछाल के साथ 3 महीने के शिखर पर निफ्टी IT इंडेक्स। TCS, टेक महिंद्रा और विप्रो 4% से ज्यादा भागे। दूसरी तिमाही में घाटा घटने से जोमैटो में 9% से ज्यादा की तेजी। डिस्क्लोजर बेहतर होने से शेयर में बड़ी खरीदारी। दूसरी न्यू एज कंपनियों में भी नायका 15% से ज्यादा दौड़ा। और DCX सिस्टम की शानदार लिस्टिंग, 207 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 50% ऊपर कामकाज कर रहा है। और बंगलुरु को PM मोदी की बड़ी सौगात। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का किया उद्घाटन। चेन्नई तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। तो बढ़िया रफ्तार के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं और जो शुरुआती तेजी थी ना केवल उसको होल्ड किया बल्कि और एक्सटेंड भी किया। डे हाई के करीब ही निफ्टी कामकाज करता हुआ और निफ्टी के साथ साथ आपको तेजी दिखाई पड़ेगी निफ्टी बैंक में, आपको तेजी दिखाई पड़ेगी सेंसेक्स में और साथ साथ IT इंडेक्स के अंदर भी। तो पूरा स्पेस एक अच्छे मूव के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी बढ़त वहां पर देखने को मिल भी रही है। कंट्रीब्यूशन में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, PNB, ये 4 बैंकिंग मेजर कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी बैंक की तेजी में इन चारों की तरफ से मेजर कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप निफ्टी की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो निफ्टी में HDFC बैंक अकेले दोनों ही करीब 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन आपको आज देते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन्फोसिस का 50 अंकों का और रिलायंस का 40 अंकों का। तो चारों शेयरों का ही अकेले 250 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। 293 अंकों की तेजी में 241 अंक महज इन चारों की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह की तूफानी तेजी इन चारों हैवी वेट्स के अंदर देखने को मिल रही है। प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रकाश सर, सुबह जब आपसे बाजार पर बातचीत हुई थी तो आपने साउंड तो किया था कि हाँ फ्राइडे है, सेकंड हाफ है, थोड़ा आप कॉशियस स्टांस रखिए, लेकिन अभी मेरा सवाल है HDFC और HDFC बैंक के ऊपर जोरदार तेजी है। आपके पुराने ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, क्या करना चाहिए इनमें? ये HDFC और HDFC बैंक ट्विंस मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म तो बहुत ही बढ़िया है। इंट्राडे के लिए आपको प्रॉब्लम को दे सकते हैं, लेकिन आप आज ले लें HDFC बैंक और भूल जाएं कि उसका सेटअप है इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है 1750-1800 तक जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए। और रही बात HDFC की, जो कि मेनलाइन स्टॉक है, HDFC का जो चार्ट है यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी तेजी है। इसे ब्रेकआउट मिला है 2500। क्या आप 2900 3000 देखते हैं? बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो आपको नजरिया लंबा करना पड़ेगा एंड यू विल मेक मनी। इंट्राडे मत देखिएगा बस HDFC और HDFC बैंक को, बाय एंड होल्ड मत देखिए, लेकिन आप बाय एंड होल्ड के लिए अगर 2 नाम कोई ढूंढ रहे हैं तो बैंकिंग मेजर, देश की सबसे बड़ी निजी बैंक जो है HDFC, देश की तीसरी सबसे बड़ी बैंक, और HDFC लिमिटेड 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, करीब 2652-53 के स्तरों पर, इसके ऊपर भी नजर बना कर रख सकते हैं। अच्छा गाबा सर, IT में से TCS और इन्फोसिस आज दूसरे बेस्ट ड्राइवर वही हैं स्पेस के, यहाँ क्या करें?
ये टीसीएस भी बाई मोड पर है, अपमूव मिल सकता है 3360 3400, ये जोन है, वहां तक जा सकता है, तो अपमूव तो ऑन है। स्टॉप थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा, लेकिन यस। और इन्फोसिस की बात करें, यहाँ पर भी तेजी, यहाँ मुझे 1600 का टारगेट नजर आता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा, तो बाई मोड पर है, इतना कह सकते हैं। ओके और लास्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट में ये चौथा नाम जो कि आज करीब करीब 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, फिलहाल डे हाई पर एक स्पाइक और 2623-27 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए रिलायंस में? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 2600 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2622, मुझे लगता है 2650 ये पहला टारगेट रहेगा। अपमूव तो मिलेगा रिलायंस में, और रिलायंस ऊपर जाएगा तो मार्केट तो ऊपर जाना ही है, लेकिन इसका नजरिया कल तक परसों तक देना चाहिए, आज का आज नहीं सोचना चाहिए। तो इसका नजरिया थोड़ा बढ़ाएं और ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन बातचीत में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। गावस्कर का मानना है कि अगर आप इसको ले भी रहे हैं तो आपका जो नजरिया होगा वो छोटी से मध्यम अवधि के आसपास का आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब आज के दूसरे खास मेहमान से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के, और बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी एंड सीओओ हमारे साथ मौजूद हैं, के नटराजन सर हैं बातचीत करने के लिए। नटराजन सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स में वाई बेसिस पे तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं, हालांकि सीक्वेंशियली थोड़ा सा मुनाफे में और मार्जिन्स के अंदर एक स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर, और क्या इवेंट्स में बदलाव हुआ विद टाइम? एक तो जो सप्लाई साइड का सिचुएशन जो बहुत खराब चल रहा था वो इम्प्रूव होने को लगे एक क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर में। कमोडिटी प्राइसेस जो भी थे, क्रूड पेट्रोलियम एंड पाम ऑयल कॉम्प्लेक्स, ये भी काफी हद तक नीचे हुए, ऑलमोस्ट 50%। तो फैटी अल्कोहल प्राइसेस कम हुए 2 महीने में, एक क्वार्टर में। तो plus we also had a good product mix in terms of certain new launches that we did last year. They gained some good traction, and we also could focus well given the जो demand situation एक खराब चल रहा है, so we focused on our operational parameters to ensure that we are able to have our costs under control. ये सब as a consequence of all this, we were able to report a good quarter with a EBITDA per metric ton of close to 24,355. 22,400 per metric ton for the quarter, as against a guided range of 16 to 18,000. Volumes are like Kali, you had only 1% growth in volumes. If you see the first half, we have degrown by about 3.5%. वो चैलेंज तो चल रहा है काफी हद तक। अमेट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की मार्केट में जो हमारा काफी हद तक वॉल्यूम्स इंपैक्ट हुए हैं, वो करीबन 19% डाउन है। दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज दैट आर देयर इन दोस कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, depreciation of the currency significantly. So we do see that the demand environment needs to pick up well. But yes, we are positioned well in terms of ending this year on a good note in terms of our profitability. तो मतलब नटराजन साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। आपने कहा ना EBITDA पर टन जो है वो करीब करीब 22,000 से ज़्यादा आपने पोस्ट किया इस तिमाही में। तो जो आपका अर्लियर गाइडेंस था 16,000 से 18,000 पर टन के आसपास का, आप उसको रिवाइज करेंगे क्या? आप अब इसको 20,000 के ऊपर मान लेंगे, कंफर्टेबली आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या ईयर एंड तक आते आते उसे 23,000 24,000 की तरफ लेके जाएंगे? See, EBITDA per metric ton का जो टारगेट है वो हमारा, that is our strategy is not based on a particular EBITDA per metric ton we want to achieve. EBITDA per metric ton is a consequence of the way that we run our business. It is important that volume growth that we talk about of 6 to 8% is important for us to have with the global environment being conducive. And that is the key target that we have. So we are not changing any guidance on volumes of 6 to 8% and on EBITDA of 16 to 18,000 that we had guided earlier. But only specifically for this year, given a very unique situation this year that we are having, we have enhanced the guidance for this financial year of our EBITDA from to 21 to 22,000 per metric ton for the full year. So, but we stick to our longer term guided range of 16 to 18,000 rupees metric ton, because जब भी volumes 6 to 8% grow होंगे with performance surfactants picking up well in say Africa, Middle East, Turkey and the other geographies, certainly volume growth will result in the EBITDA per metric ton coming down. But yes, we will be on a good trajectory, because volume growth is important for any business to have. हाँ, तो अगला सवाल मेरा यही था कि जो अमेरिका, मिडिल ईस्ट और टर्की एमईटी रीजन जो है वहाँ पर वॉल्यूम्स में डिक्लाइन है, और आपका अर्लियर गाइडेंस जो था वो 6 से लेकर 8% के आसपास के वॉल्यूम्स का था। 1% का वॉल्यूम इस बार ही आया है, तो क्या वहाँ कोई रिवीजन होगा डाउनवर्ड साइड पर?
नहीं, अफ्रीका मिडिल ईस्ट टर्की में जो सिचुएशन चल रहा है वो सुधरने को अभी वी एक्सपेक्ट इट टू टेक अबाउट 3 to 6 months from now. Okay. So that's why we would be very happy if you are able to meet the last year actual volume numbers. But yes, our desire is to at least grow on this full year basis volumes by up to 2 to 3%. For that, yes, we do want the global macroeconomic environment to be conducive. So yeah, we are well prepared. We are pretty intense in terms of we want to apply ourselves to grow our business. We only want this intensity to be reciprocated by the global macroeconomic environment. अच्छा नटराजन सर, ये जो एबिटा पर टन का एक डिक्लाइन है इस क्वार्टर के अंदर, इसमें काम क्या करके गया? क्या इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना काम करके गया, फ्यूल कॉस्ट का ईज आउट होना काम करके गया, या आपका कोई बेटर प्रोडक्ट मिक्स था जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है? क्या चीज हो गया? एक तो the one of the thing is the way we took some, the product mix has been one important driver. The other is the sort of judicious price calls that we could take. We need to ensure that the pricing is very appropriate in terms of ensuring that we are able to get the best pricing, but without impacting volume. So it was a tightrope walking. My team that did that particular job pretty well. The other thing also was in terms of the way the freight rates have been supportive, and also in the way that we have managed our costs. So it was a combination of all. So we had to ensure that we manage all these levers very well to be able to deliver a good quarter despite the macroeconomic environment being challenging. अच्छा नटराजन सर, एक चीज़ यूरोपियन मार्केट्स को लेकर अभी कुछ कंसर्न, कोई कॉज वहाँ पर आप देख रहे हैं? पहला। दूसरा, क्योंकि जब भी कभी स्ट्रेस आता है ऐसी मार्केट्स में तो अपॉर्चुनिटी भी पोज अप हो जाती है, आप किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है बेसिकली कंपनी के लिए? It is both. So the threat is given the significant increase in the energy prices there. The demand environment in Europe has been pretty bearish. So we are seeing that there has been a sort of cutback in demand in Europe as a whole because the consumer sentiments have been impacted. But if you look at opportunity, so if they are unable to manage the energy crisis in a very proper way, but I know that Europe is working towards managing the energy crisis in a very proper way. So if there are situations where some of the productions need to be curtailed because of the energy crisis, yes, it can present an opportunity. But as of now, we're just preparing ourselves, being close to the market, understanding from our customers what do they see and how do we prepare ourselves. So yes, if the opportunity comes in terms of we catering to some of the demand there because the local production gets impacted because of the energy crisis, yeah, we are ready to take advantage of that situation. नटराजन सर, इन्वेंट्री डेज में देख रहा था कंपनी के करीब 70 दिनों से बढ़ के 80 दिनों के रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री को आप होल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? No, see, the prices started correcting only over the last 2 months. So typically our contracts get done almost 90 days before. So it will keep flowing. So as the new contracts keep flowing, the higher price contracts also keep flowing. That is one. Second is because the inventory number of days also is high, because given the very extremely bad supply situation, we have to enhance our inventory, pipeline inventory in terms of feedstock as well as our finished goods. Now, given that the freight situation is normalizing, although not as we would like it to have as it was during the pre-COVID times, but that is giving us some amount of confidence to be reducing the pipeline inventory, which obviously we are working on, and that will start reflecting in the coming months. Okay. नटराजन सर, FMCG स्पेस के नंबर्स काफ़ी रोबस्ट आए हैं इस क्वार्टर में, चाहे HUL के नंबर्स हों, कोलगेट के नंबर्स हों, जो आपके जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट स्पेस के मेजर क्लाइंट्स भी हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन मान के चले स्पेस की? 60% कंट्रीब्यूट आपके लिए करता है। आने वाले समय में कुछ नए प्रोडक्ट्स आप इसी स्पेस में ऐड करने की सोच रहे हैं? Yeah, so India is a focused, extremely significant market for us, and yes, we have various products that will to meet the requirements in the India market, both for all the segments, the mass, the prestige, and the prestige, and we have very deep engagement with all our customers, and as you would see, that is what enabled us to actually grow ahead of the market in India. If you see in the last quarter, we actually grew by almost 6% when the overall market itself was degrowing. And that is a testimony to the fact in terms of the way that we are able to leverage on our deep presence in the Indian market. जी,
बहुत बहुत शुक्रिया नटराजन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल से हमसे चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो गाइडेंस की रिवीजन की आप बात कर रहे थे वो शायद आने वाले समय में होते हुए दिखाई पड़े। बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट करें सेकंड हाफ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार स्टॉक लेकर आइए। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स करीब 3/4% ऊपर है, 21-22 रुपए की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। 2847 मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करेंगे एक और अहम खबर को लेकर, जहां पर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की एक बैठक है, 17 नवंबर को होने वाली है। बैठक में ट्राई की ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने वाली सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है। इस पर और डिटेल्स लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, ट्राई ने क्या सिफारिशें की हैं, क्या अपडेट आ सकता है इस मीटिंग से? देखिए, सरकार जो है देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए उसने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें जो मांगी थी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा, अगर आप चाहते हैं देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड जो है वो बढ़े, तो इसके लिए आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंस फीस जो है माफ करनी पड़ेगी। अभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो करीबन 8% की लाइसेंस फीस जो है सरकार को जो देते हैं। साल में करीबन 1000 करोड़ रुपए का सरकार को इससे रेवेन्यू जो आता है। तो अब सरकार जो है इसको माफ करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 17 नवंबर को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक जो होने वाली है। इस बैठक में ट्राई की सिफारिशों के ऊपर विचार जो है वो किया जाएगा। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इन सिफारिशों को हरी झंडी जो है दे देता है, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंस फीस जो है माफ हो सकती है। खासतौर पर अभी देश में सिर्फ 2.5 से 3% जो है लैंडलाइन कनेक्शन है, लेकिन सरकार चाहती है कि इनकी संख्या तेजी से बढ़े, लोग जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर सके। तो इसके लिए सरकार जो है इस जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंस फीस अगले 10 साल के लिए माफ जो है वो कर सकती है, और 17 नवंबर को होने वाली बैठक में इसके ऊपर मोहर जो है लग सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस खबर तक हम तक पहुंचाने के लिए और इस पूरे ही अपडेट पे चर्चा करने के लिए। इस बीच हिंडाल्को के नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स आपको बता दें एक बारी, करीब 2200 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है, जो कि साल दर साल और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से पहले देख लेते हैं। Q1 में करीब 4119 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था, जिसके सामने 2205 करोड़ रुपए का मुनाफा इस तिमाही में आया है। और पिछले साल इस तिमाही में करीब 3417 करोड़ का मुनाफा था, जिसके सामने मुनाफे का नंबर में एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा है। 34-35% का एक डिक्लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं। अनुमान 509 करोड़ का था, लेकिन 2205 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा है। 47,665 करोड़ से बढ़कर 56,176 करोड़ ये कंपनी ने अपने रेवेन्यूज पोस्ट किए, जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे 58,000 करोड़ से गिर कर आए हैं, और वाई बेसिस पे बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इबीटा फ्रंट पर भी 5,743 करोड़ का इबीटा है, जो कि सीक्वेंशियली और वाई दोनों के आधार पर डिक्लाइन दिखा रहा है। हालांकि अनुमान से बेटर है, इसलिए बाजार शेयर डे हाई पर अभी कामकाज करवा रहा है। हिंडाल्को को 3% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। मार्केट्स पे नजर डालिए तो बाजार तो तेजी में है और अच्छी खासी तेजी में है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है वो लाल निशान में आ गया है। करीब 6 अंकों की वहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि निफ्टी डे हाई पर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स डे लो पर अभी कामकाज कर रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी फिजल आउट हो चुकी है। करीब 1/4% के आसपास की ही बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। तो ऊपरी स्तर से स्मॉल कैप इंडेक्स भी टूटा डे लो पर, और मिड कैप इंडेक्स तो लाल निशान में पहुंच चुका है। नो योर कंपनी को तो अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा सेकंड हाफ के कैसे मार्केट रहती है लास्ट आवर में, उससे बातचीत होगी। छोटे ब्रेक के उस पार। नमस्कार।